नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 30 अप्रैल और दिन है शनिवार का। चलिए चलते हैं आज के कोट की तरफ। डॉग्स डू स्पीक बट ओनली टू दोज हु नो हाउ टू लिसन। ठीक है, अ कोट विद अ डीप मीनिंग। जो राइटर है ओरहन पमक जी, वो कहना चाह रहे हैं कि जो डॉग्स हैं दे जस्ट डोंट बार्क की हर चीज पे भौ भौ किए जा रहे हैं। दे डू स्पीक बट दे स्पीक टू दोज ओनली हु लिसन। ऐसा नहीं कि सबसे बातें करे जा रहे। दे हैव देयर warmth and different styles how they make others feel what they want to speak. Okay. नेक्स्ट इज सेंटर स्टेट फ्यूल। देखिए आज के जो मैक्सिमम आर्टिकल्स है वो साउथ इंडियन सिनेमा, पॉलिटिक्स इन पर आए हैं, जिस पर हम ध्यान नहीं देने वाले हैं। कुछ दो एक आर्टिकल काम के हैं, तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट इज सेंटर स्टेट फ्यूल। Calibrated and coordinated action is needed by both center and states to address the issue of high prices. तो जिस प्रकार से अभी फ्यूल पे टैक्सेस जो हैं वो अलग सा फ्लैश निकल के आ गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। क्योंकि क्या हुआ था, कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि बहुत सारे ऑपोजिशन रूल स्टेट ऐसे हैं जो सेंटर की बात नहीं सुन रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम करना चाहिए। जबकि जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया प्राइम मिनिस्टर से और कहा कि जो सिचुएशन है वो चैलेंजिंग है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। क्योंकि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स से आता है, वो बहुत साइजेबल होता है शेयर गवर्नमेंट का, दोनों सेंटर और स्टेट दोनों में। अगर जो है हम डेटा उसकी बात करें तो सेंटर को 4.55 लाख करोड़ रुपीस 2020-21 में सिर्फ फ्यूल पे टैक्स करके आए हैं, जबकि यही जो था 2014-15 में सिर्फ 1.72 लाख करोड़ रुपीस था, 1.72 लाख करोड़। और स्टेट्स की अगर बात करें तो 2.17 लाख करोड़ हो गए फ्रॉम 1.6। और याद है ना कि ये जो 4.55 लाख करोड़ है इसके अंदर से भी कितना 40% स्टेट्स के पास जाता है। ठीक है, तो जो स्टेट्स हैं उनके पास जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है अभी इस साल में, जो जीएसटी कंपनसेशन में शॉर्टफॉल हुआ है, तो उससे मतलब किस प्रकार से उस शॉर्टफॉल को ठीक करें। तो एक तो वो कम नहीं कर पा रहे हैं जो वैट टैक्स है ऑन द पेट्रोल, क्योंकि जीएसटी बहुत कम मिला है। और उसके बाद जो है अगर ये वैट टैक्स कम नहीं करेंगे तो ये जो सिचुएशन है बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट में देखा जाए तो क्रूड के रेट जो है $110 पर बैरल के आसपास पहुंच चुके हैं, जो और ज्यादा सर्ज कर गए थे ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर। अब अगर नवंबर की बात देखें तो सेंटर ने तो अपना एक्साइज कट किया था। जो पेट्रोल है और डीजल है उन पर रिस्पेक्टिवली पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए अपना एक्साइज कम किया सेंटर ने। लेकिन जो काफी सारे स्टेट्स हैं वो इतना कम नहीं कर पाए। देखिए सेंटर का एक्साइज ड्यूटी अलग होता है, स्टेट का वैट अलग होता है। एंड द 5 थिंग्स, पेट्रोलियम, एल्कोहल, एविएशन फ्यूल, ऐसे करके कुछ 5 चीजों में जो जीएसटी के एम्बिट में नहीं आती है। तो ये जो चीजें हैं यही होती है स्टेट्स और स्पेशली स्टेट्स का कमाने का जरिया यही होता है कि फ्यूलिंग जो है और एल्कोहल जो है उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्स किया जाए, तो टैक्स बेस भी बढ़ जाता है और ज्यादा रेवेन्यू भी आता है। तो स्टेट्स के लिए जो है ये दिक्कत का काम हो रहा है कि किस प्रकार से इसको रेट कम किए जाए, और जो पब्लिक एजिटेशन है वो बढ़ता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज प्राइसेस। ठीक है, अब जो ग्लोबल और डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, पहले क्या होता था, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती थी वो फेज रिकैलिब्रेशन कर रही हैं अब। जबकि पहले जो होता था वो वन टाइम एडजस्टमेंट होता था। क्या होता था कि हर 14 दिन के अंदर एक बार प्राइस एडजस्ट होता था। अब क्या हो रहा है, हर दिन में प्राइस बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एकदम से जो फेज रिकैलिब्रेशन है ये जो है वो भी थोड़ी दिक्कत दे रहा है। क्यों दिक्कत दे रहा है, क्योंकि लोग जो है उनके अंदर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई कि किस प्रकार से आज प्राइस ये है कल प्राइस ये हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है क्योंकि फेज रिकैलिब्रेशन हो रहा था, तो अगर आपको याद होगा तो पिछले 2 हफ्ते में, अभी करीब 3-4 हफ्ते पहले की बात है कि 2 हफ्ते में 6 बार प्राइस का हाइक हुआ था। ये फेज रिकैलिब्रेशन की वजह से ही, और जनता के अंदर काफी आक्रोश आ जाता है इस वजह से।
क्योंकि रोज रोज डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं और उन 6 दिन में पेट्रोल पर करीब 12 और डीजल पर 10 रुपए रेट बढ़ गए थे। तो ये जो चीजें हैं, अगर एक एवरेज एस्टिमेट देखा जाए कि अगर दिल्ली में 105 रुपए पेट्रोल है, तो उसमें सेंटर का 27 रुपीज, स्टेट का 17 रुपीज, ऐसे करके ऑलमोस्ट 43% वैल्यू जो होती है वो तो टैक्सेस के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, और इस वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्टेट और सेंटर जो है काफी जो रेवेन्यू का एक्सटॉर्शन है, रेवेन्यू निकालने की कोशिश जो पेट्रोल में पेट्रोल डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इनसे कर रहे हैं, और इनसे करने की वजह से जो लोग हैं उनके अंदर जो कमाई है पहले ऑलरेडी कम है, और मैक्सिमम जो कमाई है पेट्रोल डीजल इनमें, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी में आ जाता है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा इकोनॉमी चलनी चाहिए, मतलब अगर लग्जरी गुड्स या कोई कपड़े जूते बर्तन ये खरीद रहे हैं, इनके अंदर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एसेंशियल नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पा रही है। एक तो पैसे की कमी, दूसरी चीज इन्फ्लेशन। तो जो आरबीआई है उसे अभी फिलहाल इन्फ्लेशन को कर्व करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो सेंटर और स्टेट से उन्हें अपना थोड़ा टैक्स कम करना चाहिए। नेक्स्ट इज अगेन संगम इन टेल अवीव। ये जो है इसराइल के अंदर किस प्रकार से इंडियन सिनेमा पॉपुलर है उसके बारे में बात की गई है। अगेन ये बहुत ज्यादा काम का आर्टिकल नहीं है, कल्चरल सिग्निफिकेंस बस बताता है कि किस प्रकार से हमारी सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया के अंदर है। नेक्स्ट इज बिग टेक बिग मनी। ये जो आर्टिकल है ये है इलॉन मस्क के बारे में, कि जब से उन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया है काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से उन्होंने इतनी कम उम्र के अंदर 3 जो है बड़ी साइंस टेक की कंपनीज को वो चलाते हैं, स्पेस एक्स, न्यूरा लाइफ और टेस्ला, और अब चौथी हो जाएगी ट्विटर, जो उन्होंने फ्री स्पीच का कहकर एक्वायर किए। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी चेंजेस हुए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जब तक एक्वायर हुआ था ट्विटर की, क्या क्या चीजें हुई थी फॉलोअप में। तो ब्रीफ में हम जान लेते हैं वापस से। सबसे पहले जो है इलॉन मस्क ने शेयर मार्केट से अराउंड 11 to 14% के आसपास शेयर एक्वायर किए। क्या हुआ था कि 14% के आसपास अगर शेयर एक्वायर कर लिए, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ट्विटर का, उन्होंने इलॉन मस्क को कहा कि आप आइए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन कीजिए। लेकिन इलॉन मस्क के कुछ और ही ख्याल थे, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्वाइन कर लेते तो 14.5% से ज्यादा शेयर्स नहीं एक्वायर कर पाते, तो उन्होंने मना कर दिया। और कुछ समय बाद वो ट्विटर के पास $44 बिलियन का जो है एक प्रपोजल लेकर गए टू एक्वायर द होल कंपनी, जो एक बड़ा सा शॉक था, क्योंकि एकदम से जो है ट्विटर, जहां पर इतने सारे बड़े पॉलिटिशियन, वर्ल्ड लीडर्स, इट्स लाइक अ पब्लिक फोरम, एक ग्लोबल न्यूज़पेपर है, और उसका एक व्यक्ति के हाथ में आ जाना ये एक चिंताजनक सी बात थी और एक शॉकिंग बात भी थी। अब एकदम से आउटराइटली मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि काफी ज्यादा जेनरस ऑफर इन्होंने रखा था। शेयर प्राइस से करीब 10 से 12 रुपए एक प्राइस के एक्स्ट्रा दिए थे, $12, नॉट 12 रुपए। चलिए, तो अब इसके बाद क्या हुआ, जो ट्विटर था उन्होंने पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने बोला नहीं, हम ट्विटर नहीं देंगे। इलॉन मस्क ने बोला नहीं, हम तो लेकर रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो शेयर्स थे, जो शेयर होल्डर्स के पास, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो शेयर थे, उनको डाइल्यूट करना चालू कर दिया। देखिए, अगर एक बार शेयर 1000 लोगों के पास है एक कंपनी के, तो उसे एक्वायर करना आसान होता है। अब वो शेयर अगर 10,000 लोगों के पास चले जाएंगे, तो उस कंपनी को एक्वायर करना कितना मुश्किल हो जाएगा, हर व्यक्ति से शेयर्स लेना। इसको बोलते हैं पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी, कि जब कोई अपनी कंपनी फोर्सफुली एक्वायर करना चाहे और आप उसे ना बेचना चाहे, तब ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। ठीक है, ताकि जो बायर है, जो एक्विजिशन करना चाहता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए और बहुत ही महंगा हो जाए एक्वायर करना। अब देखिए, 10,000 लोगों को किस प्रकार से सेटिस्फाई करेंगे, कितना एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो डील काफी महंगी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज हुई, और फाइनली बाद में आकर ट्विटर ने हामी भर दी अपने शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है उन्हें देखते हुए। और लेकिन उन्होंने एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स रखी थी इसमें। एक तो $1 बिलियन की ब्रेकअप फी, ताकि ट्विटर के शेयर होल्डर्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। अगर मस्क एकदम से वॉक अवे कर जाते हैं डील से, या फिर डील जो है वो कैश आउट्स में चल जाती है, मतलब कि पैसे नहीं दिए जाते हैं,
तो एक $1 बिलियन का ब्रेकअप फी रखा गया था, एक रिजर्व टाइप का कह सकते हैं। फिर बोर्ड ने क्लियरली प्रिपेयर कर रखा था कि किस प्रकार से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है कंपनी के उनको सिक्योर किया जाए, और फाइनली 25 अप्रैल को ट्विटर के बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया था मस्क का ऑफर, और फिर वो एक प्राइवेट कंपनी बन गई। तो अब जो बात है वो जो इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे आर्टिकल में से वो ये कि किस प्रकार से ये जो न्यू टेक बिलियनियर्स हैं वो चीजों को प्राइवेटाइज और एक बड़ी बड़ी डील्स किए जा रहे हैं। कोई नहीं जान सकता था कि जैसे नासा जो एक पब्लिक एंटिटी है और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नासा के लिए भी जो लॉन्चेस हैं वो आजकल स्पेस एक्स करती है, ठीक है, जो एक इलॉन मस्क की कंपनी है। तो मतलब गवर्नमेंट के एट पार चलने लगी है आजकल ये जो नई कंपनीज है जो न्यू टेक बिलियनर्स लेकर आ रहे हैं। तो कितना ज्यादा पोटेंशियल इस चीज के अंदर, जैसे देखा जाए कि जो फैल्कन 9 वगैरह है स्पेस एक्स के, वो हमेशा नासा के लिए लॉन्चेस करते रहते हैं। फिलहाल भी उन्होंने 2-3 साइंटिस्ट को माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपीडिशन करने के लिए अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छोड़ा, ठीक है। इसके पहले भी नासा की काफी सारी फ्लाइट्स ले चुका है जो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 है। तो मस्क की जो कंपनी है उसमें पोटेंशियल है पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देने का ह्यूमैनिटी को। एक उनकी टेस्ला है जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ऑलमोस्ट 70% एक्वायर कर लेंगी अभी आने वाले सालों में, दूसरी ये स्पेस एक्स है, और तीसरी जो न्यूरल लाइफ है वो भी इसी तरह एक नए से साइंस टेक में इनोवेशन में काम करिए। तो इस प्रकार से जो नए आजकल के एंटरप्रेन्योर्स हैं किस प्रकार से वो गवर्नमेंट के हैंड इन हैंड चल सकते हैं और एलिवेट कर सकते हैं, जो जीडीपी है उसको बढ़ा सकते हैं देश की, उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट फॉर सेमिकॉन डिप्लोमेसी। इसके अंदर बताया गया है, जो एडिटर्स है वो बताते हैं कि किस प्रकार से इंडिया को टैप कर लेना चाहिए सेमीकंडक्टर का मार्केट। जिस प्रकार से अभी जो चाइना है वहां से अभी कंपनीज पुल बैक कर रही है और वो नया मार्केट ढूंढ रही है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेमीकंडक्टर्स की जरूरत होती है, जो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस इट इज लाइक पेट्रोलियम फॉर फ्यूचर। जिस प्रकार से पेट्रोलियम अभी जो लास्ट दशक सेंचुरी था उसके अंदर पेट्रोलियम एकदम बूम पड़ता, इट वाज ब्लैक गोल्ड, इट वाज प्लैटिनम, और अब वही चीज सेमीकंडक्टर बनने वाली है। मतलब सेमीकंडक्टर बनने से लेकर जो एक सैंड से लेकर पूरी चिप बनती है उसमें ऑलमोस्ट 70 हैंड्स एक्सचेंज होते हैं, मतलब यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो इंडिया उसके अंदर जो फाइनलाइजिंग है उसके अंदर बड़ा पाइवटल रोल प्ले कर सकता है, और इंडिया इसका मार्केट, एक तो मार्केट भी है और एक जो प्रोडक्शन हब है वो भी बना सकता है, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है वो भी पूल इन हो जाएगा। और दूसरी चीज जो है, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है प्राइम मिनिस्टर का, वो पूरा होगा। तीसरी चीज जो है, हम अपने आप को फ्यूचर रेडी करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, सेमीकंडक्टर चिप्स आर द फ्यूचर। अभी जो ये चिप्स है जो 90% से ऊपर है ताइवान और साउथ कोरिया से बनकर आती है, जो हमारे ईस्ट में। अब हम जो है साउथ कोरिया, ताइवान और दूसरे यूएस, जापान, इनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो ईस्ट एशियन देश हैं, मतलब आसियान देश जो हैं, जहां पर सेमीकंडक्टर चिप के काफी सारे मटेरियल जो है, कभी पैकेजिंग के लिए, कभी उसके अंदर छोटी छोटी जो चीजें लगती है वो सारी चीजें वहां बनती है। ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम जितना भी सामान लगता है सेमीकंडक्टर चिप बनाने में वो मिल जाता है, वहां पर उसका प्रोडक्शन होता है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो ईस्ट एशिया पॉलिसी है, ठीक है, ईस्ट एशिया पॉलिसी को भी काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा, और हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे आसियान से वो काफी मजबूत होंगे, और उस वजह से जो रीजनल स्टेबिलिटी है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की, उसमें हम एक पाइवटल रोल भी प्ले कर सकते हैं। नाउ इट्स द टाइम फॉर इंडिया to make a move in order to become the big time influencer of the future. ओके, और एक और आर्टिकल था यहाँ पर, ये था अबाउट द वन नेशन वन लैंग्वेज फैलेसी। जिस प्रकार से जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको फ्रॉम टाइम मेमोरियल, जब हमारा पार्टीशन हुआ था तब से लेकर अभी तक कर्व करने की ही बातें की जा रही है, कभी भी उसको हमने डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं किया है, विच इज नॉट वेरी करेक्ट फॉर अ डेमोक्रेसी।
जिस प्रकार से हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी है उन्होंने दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री, उसकी जगह वन नेशन वन लैंग्वेज की अगर बात करेंगे एक ऐसे देश में जहां पर 1600 से ऊपर लैंग्वेज है और पता नहीं कितने हजार अलग से डायलेक्ट्स हैं, तो ये किस प्रकार से पूरा हो पाएगा। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए गए कि किस प्रकार से शुरुआत में लैंग्वेज के बेसिस पर इतने झगड़े हो गए थे, उसके बाद फाइनली लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही जो राज्य थे उनका निर्माण हुआ, और वो सारी चीजें बताई गई और कहा गया कि किस प्रकार से हमें इस डाइवर्सिटी को कर्ब नहीं करना चाहिए बल्कि इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल इसी समय पर।